हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड आईएएस पे। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, या हम कहें इजराइल ईरान वॉर। दोस्तों, वॉर हम इसको क्यों कह रहे हैं? और अब तो अगर आज के सिनेरियो में देखें तो आप देखेंगे कि आज ईरान ने इजराइल पे क्लस्टर अटैक्स किए हैं, क्लस्टर मिसाइल्स दागी हैं। वहीं कल की न्यूज में हमने देखा कि इजराइल ने ईरान के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटी अराक पर हमला किया था। तो इन दोनों ही चीजों को समझना होगा, और हमें क्या समझना होगा कि क्या ये जो दोनों देश हैं ये वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अब दुनिया एक वर्ल्ड वॉर 3 देखने की ओर अग्रसर है? तो इन सारे ही सवालों के जवाब इस क्लास में आपको मिलेंगे। ये क्लास पूरी देखिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज हम दो चीजों पर इस क्लास में बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान और इजराइल आज वर्ल्ड वॉर 3 की ओर भूमिका बना रहे हैं, या कहें एक युद्ध भूमि में उतर आए हैं। ये एक समय पे दोनों दोस्त हुआ करते थे, दोनों देश अलाइज थे। फिर चीजें कैसे बदली कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चर्चा है कि क्या विश्व वर्ल्ड वॉर 3 देख पाएगा या वर्ल्ड वॉर 3 की भूमिका बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष की असली वजह, यह भी हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जॉब ग्रेड आईएएस प्लेटफॉर्म यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की कोचिंग चलाता है। हमारे पास बहुत शानदार फैकल्टीज हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ और बेहतर नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए या किसी भी प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप है, टेलीग्राम चैनल है और हमारे पास वेबसाइट भी है। तो आप आज ही जुड़िए जॉब ग्रेड आईएएस राइज साइन एंड अपग्रेड यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रोग्राम से। तो बात करते हैं अब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये जो दो दोस्त जो कभी एलाइज हुआ करते थे, आज सिचुएशन ये हो गई है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, ऐसा जो थिंक टैंक हैं वो प्रे कर रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स कोशिश कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि क्या अमेरिका भी अब ईरान पर अटैक करेगा। तो देखना होगा इन सारी चीजों को। सबसे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं, और मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, एक समय ऐसा था दोस्तों कि इजराइल और ईरान अलाइज थे, एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे, एक दूसरे के स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते थे और बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। लेकिन अचानक से एक घटना घटी 1979 में, ये डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1979 में एक घटना घटी। उस घटना का नाम है ईरानियन रिवॉल्यूशन, यानी ईरान में क्रांति हुई, ईरान की क्रांति। और इस क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया ईरान के अंदर। चेंज क्या था? जो ईरान पहले अलाइज हुआ करता था इजराइल का, इजराइल आपको पता है यहूदी जो है निवासी हैं, यहां पर मेजॉरिटी है, और यहूदियों का यह देश ईरान के साथ संबंध रखता था। लेकिन 1979 में ईरान की क्रांति हुई और यहां पर ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि इस्लामिक गणराज्य। दोस्तों अब समझो, इस्लामिक गणराज्य बनते ही ईरान की पॉलिसीज में चेंज हुआ, इनकी आइडियोलॉजी में चेंज हुआ, और इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को अगेंस्ट कर दिया, इजराइल के, यहूदियों के अगेंस्ट हो गए और एंटी इजराइल स्टांस इन्होंने लिया, यानी इजराइल के विरोधी हो गए। 1979 तक जिनमें मित्रता थी, अब वो विरोधी हो गए। दोस्तों डिप्लोमेसी ऐसी ही है, डिप्लोमेसी के लेवल पे आप देखोगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन चेंज होते रहते हैं। कभी अमेरिका भारत के साथ खड़ा होता है, एक लीडर चेंज होता है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। किसी समय रसिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, फिर हमारे अमेरिका के साथ संबंध हो गए। तो इंटरेस्ट चेंज होने के साथ साथ डिप्लोमेसी भी चेंज होती है, और यही हुआ 1979 के बाद। एंटी इजराइल स्टांस लेना ईरान ने शुरू किया
और ईरान कहने लगा कि जो इजराइल है ना, ये इजराइल मेरे प्यारे दोस्तों, ये इजराइल है ऑक्यूपायर ऑफ फलस्तीन। आपको फिलिस्तीन का मुद्दा याद होगा, फिलिस्तीन को लेके आए दिन हमास, गाजा पट्टी, इजराइल, ये देश, ये जो चर्चाएं हैं, ये जो शब्द हैं, ये आपके नॉलेज में आते रहते होंगे कि हमास के साथ संघर्ष हो गया, इजराइल ने ये कर दिया, गाजा में ये हो गया। तो ये सब चीज को लेकर ईरान ने कहा कि ऑक्यूपायर ऑफ फलस्तीन है जो है इजराइल, इसने फलस्तीन को कब्जा रखा है, फलस्तीनी जमीन को कब्जा रखा है। और जब ऐसी आइडियोलॉजी आने लगी तो इजराइल ने भी अपना आइडियोलॉजी चेंज की और उसने कहा कि ईरान एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान अब इनका अगेंस्ट हो गया है और वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने लगा, परमाणु शक्ति संपन्न बनने की ओर चलने लगा। और इस तरीके से इजराइल समझ गया कि ये जो देश है अब हमारे लिए ये जो है थ्रेट बन चुका है, संकट बन चुका है। और इस तरीके से इन्होंने कहा अब एंटी इजराइल ग्रुप बना रहा है ईरान, और इन्होंने सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, ईरान ने जितने भी एंटी इजराइल ग्रुप थे उन सबको फंडिंग करना शुरू की, उन सबको सपोर्ट करना शुरू किया। और दोस्तों जो 1979 में अलाइज थे दो देश, इजराइल और ईरान, ये एक दूसरे के एंटी हो गए और इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और सिचुएशन आज ये हो गई है कि दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज, एक दूसरे के जान माल को क्षति पहुंचा रहे हैं। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। समझेंगे सबसे पहले कि ये कॉजेस क्या है, कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। तो मैं आपको मैप पे दिखा दूं, जो जरूरी है ये है इजराइल और ये है मेरे प्यारे दोस्तों ईरान। देख रहे हैं आप, इजराइल, ईरान, और ये है गाजा और लेबनान वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैप पे मैंने आपको दिखाया कि दूरी है इनके बीच में, इनके बीच में इराक आता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करते हैं वैसे ईरान और इजराइल बाउंड्री शेयर नहीं करते। बीच में इनके एक देश आता है इराक। बात समझ में आई? तो ये मैप पे मैंने आपको दिखा दिया। अब आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजी डिवाइड कैसे है। तो मैंने आपको बताया 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई तो ये इस्लामिक रिपब्लिक बना और उसके बाद से इन्होंने मानना शुरू किया कि जो इजराइल है ये फलस्तीनी जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो ये गलत है, तो इसलिए ईरान हमेशा से इजराइल के अगेंस्ट में रहा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान, ये शिया इस्लामिक रिपब्लिक है, वहीं जो इजराइल है ये ज्यूइश स्टेट है यानी यहूदी राज्य है। और ये भी मतलब धर्म के मामले में भी दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो ये भी एक कारण है। रिलीजियस आइडियोलॉजी जब चेंज हो जाती है तो हमेशा क्या होगा, इस्लाम को मानने वाले देश की तरफ जाएगा या यहूदियों की तरफ जाएगा ईरान। तो हमेशा वो देखेगा कि मेजॉरिटी इस्लामिक जो है रिपब्लिक की है, इस्लाम की तरफ ईरान ने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, ईरान ने समूचे विश्व में अपने आप को अगुआ मानने की कोशिश की और ये जो है उसने प्रदर्शित किया कि जो ईरान है ये तमाम इस्लामिक देशों का अगुआ है, उनके लिए लीडर है और सर्वोच्च लीडर के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू किया ईरान ने। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कि इन्हें यहूदियों का विरोध करना हो। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि कोई चीज अगर आपको प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना हो कि आप स्ट्रांग हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी दो चार को पीट देंगे, तभी तो पता चलेगा आप स्ट्रांग हो। कहते रहो मैं बाहुबली हूं, कुछ किया है नहीं, तो मानेगा कौन। इसलिए इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे इस्लाम के रखने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए एक यूनियन, एक म्यूचुअल जो है आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना शुरू किया। तो ये दो कारण रहे। एक इंपॉर्टेंट बात थी न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो मैंने कहा न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप करना शुरू किया ईरान ने 1979 के बाद। तो इजराइल हमेशा से मानता रहा कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं, ये थ्रेट है इजराइल के लिए। और इसलिए भी उसके बाद फिर बहुत बार कोशिश हुई कि ईरान
ये सब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, जो वो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है उसको बंद कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसा कभी किया नहीं। हालांकि इसके लिए एक बार JCPOA न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें कई सारे देश थे, है ना, अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन देश, लेकिन ये भी JCPOA भी जो है कैंसल हो गया, इस पे भी बात नहीं बन पाई। ऐसे ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है NPT, ये लिमिट सेट करती है न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे, इसका भी वायोलेशन किया है ईरान ने। उसने NPT की किसी भी शर्तों को नहीं माना और लगातार उसने इनरिच किया है यूरेनियम को। यूरेनियम संवर्धन हमेशा यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने में। तो इजराइल का हमेशा से ये रहा है एक कंसर्न कि जो ईरान है ये हमेशा से अपने यहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप कर रहा है, जो कि उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट अटैक्स नहीं होते। तो ईरान ने एक काम और किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है ईरान। कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहां? लेबनान में। मैंने आप ही को इसीलिए मैप पे पहले लेबनान बताया था। ये देखिए यहां पे है इजराइल, ये है गाजा वाला इलाका जिसको लेके हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और यही है लेबनान। लेबनान में मेरे प्यारे दोस्तों हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है ईरान, और ये हिजबुल्ला हमेशा तंग करता है इजराइल को। ऐसे ही हमास में गाजा, ये हमास ग्रुप गाजा में, गाजा मैंने दिखाया जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है, उस गाजा वाले एरिया में हमास ग्रुप को सपोर्ट करता है ईरान। और ऐसे ही हौथी, इसको हौथी लिखा जाता है, हाउथीज भी कहते हैं। तो ये हौथी यमन में है, और आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है इजराइल का, सीरिया इधर है, इराक इधर है, सऊदी अरेबिया इधर है। तो ईरान, मैंने बताया आपको, बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को यहां पे एक्टिवेट किए हुए है, उनको सपोर्ट दिए हुए है, उनको आर्म्स प्रोवाइड कराता है, ताकि इजराइल में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहें। और यही होती है प्रॉक्सी वॉरफेयर, जिसमें ईरान डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर रहा था इजराइल पे, लेकिन इनडायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा था यहां रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे यहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। इसी चीज को लेके हमेशा से परेशान था इजराइल, और इजराइल ने इन सब चीजों से तंग आकर जब देखा कि ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तब ऑपरेशन चलाया राइजिंग लाइन, और उस राइजिंग लाइन ऑपरेशन से जितने भी यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ईरान में, उन सब पर अटैक करना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या? जियोपॉलिटिकल राइवलरी। जो जियोपॉलिटिकल है, यानी भूमि को लेकर भी कुछ यहां पे इश्यूज हैं, जैसे बोथ कंट्री सीक रीजनल डोमिनेंस एंड हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन सीरिया, इराक एंड येमेन। मैंने आपको बता दिया सीरिया, इराक और येमेन में इनके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और सबसे मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट है वही है कि सब चाहते हैं, देखिए इजराइल क्या चाहेगा कि जो सीरिया उसके आसपास है, इराक जो उसके आसपास है, या यमन जो उसके आसपास देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अच्छे संबंध हो और उनमें उनका प्रभुत्व हो। जैसे भारत है, भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ उसके अच्छे संबंध हो, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो चाइना से ज्यादा अच्छे संबंध हमारे हों, हमारे भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ संबंध ज्यादा अच्छे हो, हमारा प्रभुत्व। अगर चाइना का प्रभुत्व हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही इजराइल चाहता है कि सीरिया, इराक, येमेन जैसे देशों में हमारा प्रभुत्व हो, वहीं ईरान चाहता है कि उसका प्रभुत्व हो इन देशों में। और इसलिए ईरान क्या करता है, यहां पर जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को, जो हाउती है, हमास है ना, ऐसे ही आपका हिजबुल्ला है, इनको पैसे देता है, वेपन देता है कि यहां पे जो है आप अपना प्रभुत्व बढ़ाओ, और इजराइल अपना चाहता है। इस वजह से भी दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बात समझ में आ रही है? रीसेंट ट्रिगर्स में अगर हम बात देखें तो रीसेंट ट्रिगर में वही है कि ईरान की मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स दोनों पे ऑपरेशन राइजिंग लाइन चला दिया इजराइल ने, और उसके बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया, और उसने अटैक किया इजराइल पर। इस तरीके से जो लेटेस्ट जो कारण बना है युद्ध का, वो बना है जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन के थ्रू इजराइल ने क्या किया,
ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान के मिलिट्री साइट्स, सब पर अटैक किए कि लो तुमको ध्वस्ती कर देते हैं, नरक मचा रखा जीवन में। तो ईरान भी चुप कहां बैठता। ईरान ने भी एक ऑपरेशन चलाया इजराइल पे और उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और इस तरीके से ये बढ़ती गई चीजें और आज हम यहां आ गए हैं कि अब लग रहा है कि अमेरिका भी क्या युद्ध में कूद जाएगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट्स के इंपैक्ट क्या होंगे। तो इंपैक्ट हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि एस्केलेशन जो है, जो ये दोनों देशों में जो युद्ध अभी चल रहा है, हो सकता है ये मिडिल ईस्ट में भी आ जाए और ये एस्केलेशन बढ़ता रहे, दूसरे देशों तक फैले, मिडिल ईस्ट में पहुंच जाए। पॉसिबिलिटी है कि लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे देश भी इसमें शामिल हो जाएं, है ना। ये यहाँ पे देखेंगे आप, यमन है, यहाँ पे मैंने बताया इजराइल है, ये इराक है, ये ईरान है, तो यमन तक ये बात पहुंच सकती है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होंगे भाई। अब आप ये देखो, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यही ओपेक कंट्रीज हैं, यानी यही पेट्रोलियम प्रोवाइड करती हैं, क्रूड ऑयल ये प्रोवाइड करती है पूरे विश्व को। 80% तक ऑयल जो आता है, जो पेट्रोल आता है, जो डीजल आता है, यही ओपेक कंट्रीज प्रोवाइड कराती हैं। अगर यहां पे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर शुरू हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्रूड ऑयल सभी देशों को पहुंच पाए, यानी क्राइसिस उत्पन्न हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जब आपको क्रूड ऑयल ही नहीं मिलेगा किसी देश को तो महंगाई बढ़ेगी। हो सकता है महंगाई इस कदर बढ़ जाए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, आर्थिक मंदी आ सकती है। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपको देखना होगा कि जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, यहां से ट्रेड होता है। तो अगर ये यहां पर वॉर होगा तो ये जो ट्रेड है ये भी बंद हो सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, क्योंकि ईरान इसी में इन्वॉल्व है ना। तो ईरान के यहीं पे ये देखेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ आप देखेंगे रेड सी, या यमन है या इजराइल है, तो ये दोनों ही, जहां से रेड सी से आपको पता है कि यहां पर लाल सागर से होते हुए पोर्ट सईद से, है ना, कितना ज्यादा यहां पर ट्रेड होता है, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होती है ये। तो अब आप देखेंगे कि ये जब दोनों ही बंद हो जाएंगे रास्ते, तो ट्रेड बंद हो जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी वैश्विक मुद्रास्फीति देखने को मिले। सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि भाई अब जब सारे देश युद्ध में इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि ये जो समुद्री क्षेत्र है इसमें जो पायरेट्स हैं, जो आपको पता होगा, आपने खूब पायरेट्स मूवी देखी होंगी ना, कैरिबियन ऑफ पायरेट्स, तो समुद्री डकैतियां होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड जो है होना इंपैक्ट होता है, ट्रेड नहीं हो पाता है, शिपिंग रूट खतरनाक हो जाते हैं। तो व्यापारी कोशिश करते हैं कि भाई ना करें, क्योंकि जब देशों का ध्यान होगा वॉर पे तो पायरेट से कौन उस समय जो है पंगा लेगा। रिस्क हो जाएगा इंडियन डायस्पोरा के लिए गल्फ रीजन में। मैंने आपको बताया जो भारतीय लोग वहां रह रहे हैं, अब ये भी सोचिए कि एक ऑपरेशन और चलाना पड़ेगा ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए, है ना। तो डायस्पोरा के लोग जो वहां रह रहे हैं भारत के लिए, उनके लिए भी दिक्कत है। गल्फ रीजन में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी समस्याएं हैं जो ट्रेड रिलेटेड है, मैंने आपको बताई। आर्म्स रेसेस एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बढ़ सकता है। भाई अब ये हो रहा है कि ईरान अपने आर्म्स को बढ़ा रहा है, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बढ़ा रहा है, तो दूसरे देश भी हो सकते हैं कि भाई वो भी अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाएं, यही देखते हुए कि कल को हो सकता है कि हमें भी युद्ध में कूदना पड़े या हमारे यहां भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सऊदी अरेबिया जैसे देश भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक जो है रिप्रिकॉशंस तो होंगे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान न्यूक्लियर डील के साथ एक जो है नेगोशिएशन ग्रुप बना था, JCPOA कहते हैं इसको, जिसमें अमेरिका जो है P+5 कंट्रीज इसमें शामिल थी, लेकिन ये हो नहीं पाया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जो देश हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। भारत की अगर हम बात करें
तो भारत में मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल भारत को मिलना मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ब्लॉक हो सकता है ईरान के युद्ध में शामिल होने के कारण, तो ऑयल नहीं मिलेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। भारत के कई प्रोजेक्ट हैं, चाबहार पोर्ट है जैसे, ये IMEC प्रोजेक्ट है, INSTC प्रोजेक्ट है। चाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान में भारत डेवलप कर रहा है, जो ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, उससे कुल 72 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चाबहार पोर्ट जो भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये बंद पड़ सकता है, ये रुक सकता है युद्ध के कारण। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भारत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी हमारे संबंध हैं, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान की सपोर्ट से। तो भारत के लिए दोनों ही देशों में किस देश की ओर जाएं, कैसे बैलेंस करें, किसको सपोर्ट करें, किसके अगेंस्ट में खड़े हो, यह निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अभी क्लस्टर मिसाइल्स दागी हैं ईरान ने आज के आज, तो देखना होगा अब इजराइल कैसे रिटालिएट करता है। तो देश क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है, अमेरिका क्या इन्वॉल्व होगा इसमें। हालांकि अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जो बाय इलेक्शन होंगे, है ना, मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या ट्रंप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अगर वो इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो अमेरिका की जनता जो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका पैसा इस तरीके से वॉर में खर्च हो, और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप इलेक्शन हार सकते हैं। तो क्या अमेरिका इन्वॉल्व होगा इस वॉर में? आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा कमेंट करके, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप जो है चैनल को सपोर्ट करा करो। अब देखते हैं रिजल्ट क्या है भाई। मैंने आपको बता दिया अभी तक किसी भी साइड की कोई विजय नहीं हुई है। दोनों देश एक दूसरे पे बम मार रहे हैं, एक दूसरे देश पे मिसाइल अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की फैसिलिटीज को तबाह कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। दोनों तरफ से 250 से प्लस लोग, मतलब 280-87 इधर, 280-87 इधर, जिनमें बड़े बड़े मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जाने गई हैं। ईरान में तो साइंटिस्ट की भी जान गई है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व थे, है ना। तो कमांडर लेवल के ऑफिशियल्स की डेथ हुई है। तो दोनों तरफ कैजुअलिटीज हो रही हैं, किसी की भी विजय अभी हुई नहीं है, दोनों में से कोई देश जीता नहीं है। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार बढ़ते जा रहा है। एक दूसरे के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे, एक दूसरे की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज पे, इवन इजराइल में तो अमेरिका की एम्बेसी पे अटैक कर दिया गया ईरान के द्वारा। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है अभी यहाँ पे केओस है, बहुत ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। रिजल्ट के तौर पे अभी ना कोई जीता है ना कोई हारा है। देखने वाला बात यह होगी कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाता है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए जॉब ग्रेड IAS को। मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऐप है, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।